अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की क्लास में स्टूडेंट हमारा टॉपिक है पीएच एंड पीओएच एंड इस क्लास के अंदर हम सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर के थ्रू ये भी प्रूव करेंगे कि किसी भी सॉल्यूशन की का जो पीएच और पीओएच का सम होता है वो 14 के इक्वल होता है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को विद द डेफिनेशन ऑफ पीएच एंड पीओएच। पीएच will always indicate the negative logarithm of molar concentration of hydrogen ion in a solution। यानी स्टूडेंट किसी भी सॉल्यूशन के अंदर अगर आपके पास एक एसिड का सॉल्यूशन है, किसी बेस का सॉल्यूशन है, इवन किसी न्यूट्रल जो है वो सब्सटेंस का सॉल्यूशन है, उसकी कोई ना कोई पीएच होगी और कोई ना कोई पीओएच होगी। पीएच कहते हैं हम किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है, किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जो मोलर कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन है, ठीक है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन का मतलब होता है इस तरह, अगर आप स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर H पॉजिटिव लिखेंगे, इट विल शो द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन का अगर आप नेगेटिव ऑफ लोगैरिथम निकालेंगे, यानी लोगैरिथमिक वैल्यू निकालेंगे, नेगेटिव लोगैरिथमिक वैल्यू, तो उसको हम पीएच कहते हैं। ठीक है, और इसी तरह पीओएच किसे कहते हैं? नेगेटिव लोगैरिथम ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन। हाइड्रोक्सिल आयन स्टूडेंट्स क्या होता है? हाइड्रोक्सिल आयन OH नेगेटिव इज द हाइड्रोक्सिल आयन, और अगर इस पर आप स्क्वायर ब्रैकेट बना देंगे तो इट इज़ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन। मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन का अगर आप नेगेटिव ऑफ लोगैरिथम लेंगे तो स्टूडेंट ये आपके पास POH की वैल्यू होगी, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोक्सिल आयन, और इसे कहते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। ठीक है, अगर आप इसको शॉर्ट फॉर्म में याद करना चाहें तो पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, पावर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन। ठीक है, पीएच हमें ये बताता है, पीएच की वैल्यूज़ 0 से लेकर 14 तक वेरी करती हैं। इसी तरह पीओएच की वैल्यूज़ भी 0 से 14 तक वेरी करती हैं। अगर मैं सिर्फ पीएच स्केल की बात करूँ, अभी आप डिस्कस करेंगे डिटेल में कि पीएच स्केल और पीओएच स्केल आपस में एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग चलते हैं। ठीक है, अगर किसी सॉल्यूशन की पीएच 1 है तो उसी सॉल्यूशन की पीओएच 13 होगी, क्योंकि पीएच और पीओएच का सम किसी भी सॉल्यूशन के लिए स्टूडेंट्स पीएच और पीओएच का जो सम होता है वो 14 के बराबर होता है। ठीक है, इस बात को भी हम प्रूव भी करेंगे आज की क्लास में कि कैसे किसी सॉल्यूशन का H पावर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन और पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन है, जो भी इनकी पीएच और पीओएच निकलती है, उसका सम जब आप करेंगे तो वो 14 आएगा। यानी अगर मैं एक HCl का सॉल्यूशन लूँ, फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा कि मेरे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर में मेरे पास सॉल्यूशन है HCl का। ठीक है, हम सबको पता है ये एक एसिड है और एसिड की जो है वो पीएच हमेशा 7 से कम होती है। ठीक है, और ये एसिडिक, ये जो हमारे पास एसिड है HCl, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, लिहाजा जितना स्ट्रॉन्ग एसिड होता है उतनी उसकी पीएच वैल्यू कम होती है। ठीक है, 0 से 3 तक के अंदर जो पीएच वैल्यूज़ होती हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड की होती हैं, जबकि अगर आप आगे बढ़ें तो स्लाइटली जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड आता है और 7 पे आके आपका सोल्यूशन न्यूट्रल हो जाता है। अगर मैं सिर्फ इस वक्त इसकी बात करूं कि एक HCl का सोल्यूशन मेरे पास है, तो इस HCl के सोल्यूशन की कोई ना कोई pH वैल्यू भी होगी और कोई ना कोई pOH वैल्यू भी होगी। अगर मुझे pH वैल्यू पता चल जाए और मैं आपसे कहूं कि मुझे पता है HCl की pH वैल्यू है 1, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, अगर मैं कहूं कि HCl का सोल्यूशन है और उसकी pH वैल्यू 1 है, तो बताएं इसकी pOH वैल्यू क्या होगी? तो आप इस 1 को यहाँ पर प्लेस करेंगे, फिर 1 वहाँ 14 से जाके सब्ट्रैक्ट होगा और आपकी pOH की वैल्यू आ जाएगी 13। इसका मतलब ये हुआ किसी भी सॉल्यूशन में, ज़रूरी नहीं होता, अक्सर बच्चे ये समझते हैं, अक्सर और बेशतर बच्चे ये समझते हैं कि पीएच हमेशा एसिड की होगी और पीओएच हमेशा बेस की होगी। ऐसा नहीं है, बहुत से बच्चे इसको रिलेट करते हैं। वो ये रिलेट करते हैं कि हमने हमेशा एसिड बेस में पढ़ा है कि जो सब्सटेंस पानी में जाकर, आर्नियस ने बताया कि जो सब्सटेंस एक्वस मीडियम में जाकर H पॉजिटिव देगा वो एसिड होगा और जो OH नेगेटिव देगा वो बेस होगा। लिहाजा इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए बहुत से बच्चे समझते हैं कि पीएच सिर्फ एसिड की होती है और पीओएच सिर्फ बेस की होती है। ऐसा नहीं है स्टूडेंट, किसी भी एसिड और किसी भी बेस, यही मैं कहूँ किसी भी सॉल्यूशन की दोनों वैल्यूज़ होती हैं, पीएच भी और पीओएच भी। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी HCl की, HCl एक एसिड है, हम सब जानते हैं, उसकी पीएच भी होगी और पीओएच भी होगी, दोनों वैल्यूज़ होंगी और दोनों का सम हमेशा 14 होता है किसी भी पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए। द सम ऑफ पीएच एंड द पीओएच इज इक्वल टू 14। अब हम चलते हैं स्टूडेंट आज के नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। अभी हमने सबसे पहले पीएच और पीओएच को समझा है कि उसकी डेफिनेशन क्या है, उसके फॉर्मूलाज क्या हैं। जब भी हमारे पास अब एग्जाम में कोई न्यूमेरिकल आता है, फॉर एग्जांपल आपको फाइंड करनी पड़ती है पीएच एंड यू आर गिवन विद द वैल्यू ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन, देन यू कैन सॉल्व
द सॉल्व इट फॉर pH वैल्यू बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपको हाइड्रोक्सिलाइन की कंसंट्रेशन दे दी जाए तो आप इसी फॉर्मूला को यूज़ करते हुए POH सॉल्यूशन की निकाल सकते हैं। आइए चलते स्टूडेंट अब हम सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर की तरफ, जिसमें हम वाटर के मॉलिक्यूल को आयनाइज करवाएंगे उसके अपने ही आइंस के अंदर। जब भी स्टूडेंट यहाँ पे हम सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर की बात करेंगे, सेल्फ आयनाइजेशन का मतलब है कि वाटर खुद ब खुद अपने आप में आयनाइज हो जाएगा, अपने आइंस में डिसोसिएट हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वाटर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। और वीक इलेक्ट्रोलाइट होने की बाइस वो क्या करेगा, इट आयनाइजेज वेरी स्लाइटली इनटू इट्स आइंस, यानी वाटर अपने आइन में खुद ब खुद टूट जाएगा, ठीक है। जब हम किसी सॉल्ट को लेके आते हैं, फॉर एग्जाम्पल NaCl है, तो NaCl को हम आयनाइज करवाने के लिए वाटर का इस्तेमाल करते हैं टू फॉर्म इलेक्ट्रोलाइट। NaCl को अगर मैं वाटर में डालूंगा तो ये एक इलेक्ट्रोलाइट बन जाएगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा। और NaCl रिक्वायर्ड वाटर टू डिसोसिएट, ठीक है। जब हम वाटर में डालेंगे सॉल्ट को, NaCl को, तो वो सॉल्ट अपने आइंस में डिसोसिएट हो जाएगा, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। लेकिन वाटर बजाते खुद एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है जो कि अपने आइंस में खुद ब खुद डिसोसिएट होता है, ठीक है। उसको किसी की नीड नहीं होती। वो जब खुद ब खुद डिसोसिएट होता है तो इस डिसोसिएशन के प्रोसेस को हम कहते हैं ऑटो आयनाइजेशन या सेल्फ आयनाइजेशन, जिसकी मैंने आपको इक्वेशन यहाँ पे मेंशन की है कि वाटर खुद ब खुद आयनाइज होकर H पॉजिटिव और OH नेगेटिव देता है, एंड इट इज़ अ रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। तो स्टूडेंट इस इक्वेशन को देखते हुए आपको याद आएगा चैप्टर, इससे पहले जो हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 9 विच इज़ केमिकल इक्विलिब्रियम, उसमें हम इस इक्वेशन का जो कि रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, सिंस इट इज़ अ रिवर्सिबल रिएक्शन, तो इसमें हम केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे कि अकॉर्डिंग टू केमिकल इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन, ठीक है, द इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन ऑफ द इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन करें या ऑफ द इक्वेशन कहें, द इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन फॉर दिस रिएक्शन, ये जो रिएक्शन मैंने लिखा है इसकी जो केमिकल इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन बनेगी वो होती है Kc इज़ अ केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इट इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ठीक है स्टूडेंट्स। प्रोडक्ट क्या है मेरे पास, ये मेरे पास प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट मेरे पास वाटर है, लिहाजा मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ H पॉजिटिव कंसनट्रेशन ऑफ मोलर कंसनट्रेशन ऑफ H आइन हाइड्रोजन आइन मल्टीप्लाई बाय मोलर कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आइन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, एंड रिएक्टेंट इज़ कंसनट्रेशन ऑफ वाटर, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पे मैं आपसे एक बात कहूँगा स्टूडेंट, जब भी किसी वाटर की बात करेंगे तो वाटर की कंसनट्रेशन जो है वो कांस्टेंट होती है और केमिकल इक्विलिब्रियम भी एक कांस्टेंट है। आप सबको पता है कि केमिकल Kc इज़ द केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है, ठीक है। जब मैं इस कांस्टेंट वैल्यू को वाटर की कंसनट्रेशन जो कि ऑलमोस्ट कांस्टेंट होती है हमेशा, उससे जब मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो मेरे पास एक नया कांस्टेंट आएगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे वाटर की जो कंसनट्रेशन है वो डिवाइड हो रही है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी और मेरे पास इक्वेशन बनेगी Kc मल्टीप्लाई बाय कंसनट्रेशन ऑफ वाटर इज़ इक्वल टू कंसनट्रेशन ऑफ H आइन मल्टीप्लाई बाय कंसनट्रेशन ऑफ OH आइन, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे मैंने क्या किया, Kc को मल्टीप्लाई कर दिया वाटर की कंसनट्रेशन से जो कि खुद एक कांस्टेंट है, लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि एज कंसनट्रेशन ऑफ वाटर H2O इज़ ऑलमोस्ट कांस्टेंट, ठीक है। लिहाजा जो ऊपर इक्वेशन दी गई है उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप लिखेंगे कि सिंस, यहीं लिख देते हैं इसको, सिंस द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, यानी कौन, H2O इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट, ठीक है, जिसकी वजह से जब मैं दो कांस्टेंट को आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास एक नया कांस्टेंट आएगा। मैं उसको यहाँ पे मेंशन करूंगा अपने पास, देख सकते हैं आप लोग स्टूडेंट, मैं यहाँ पर मेंशन करने जा रहा हूँ। अगर मेरे पास एक कांस्टेंट दूसरे कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि Kc एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है जबकि वाटर की कंसनट्रेशन ऑलमोस्ट कांस्टेंट होती है, हमारे पास कंसनट्रेशन फिक्स होती है, लिहाजा दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद एक नया कांस्टेंट वजूद में आया जिसे हमने कहा वाटर डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है। Kw से इसको रिप्रेजेंट करते हैं और ये बराबर है H पॉजिटिव एन OH नेगेटिव। इसे आप कह सकते हैं इक्वेशन 1,
ठीक है, आप इसे इक्वेशन 1 कहते हैं। ये मैंने क्या किया स्टूडेंट, कुछ नहीं किया, सिर्फ मैंने Kc को जब H2 की कंसंट्रेशन से मल्टीप्लाई किया तो मैंने कहा कि दोनों कांस्टेंट जब आपस में एक दूसरे से मल्टीप्लाई होंगे तो रिजल्ट में एक नया कांस्टेंट आएगा, जिस कांस्टेंट को आप कहते हैं न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, विच इज़ नोन एज आयनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट ऑफ वाटर। ठीक है स्टूडेंट, आयनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट ऑफ वाटर कहलाता है ये, ठीक है, एंड इट इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। मैं यहाँ पे इसका नाम भी मेंशन करता हूँ आपको, आयनिक प्रोडक्ट दोनों वाटर के जो आयन है, आयनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट ऑफ वाटर। क्यों वाटर का है? क्योंकि इसने वाटर के आयनिक प्रोडक्ट को जो है वो इसका जवाब लाएगा। यहाँ पर मैं Kc को वाटर की कंसंट्रेशन से मल्टीप्लाई करूँगा तो इसे का आंसर Kw आएगा। Kw को वाटर डिसोसिएशन कांस्टेंट भी कहते हैं और इसको आयनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट ऑफ वाटर भी कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, को अपने मेंशन कर लीजिएगा, आयनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट ऑफ वाटर, जिसकी वैल्यू यानी Kw की वैल्यू जो है हमारे पास बराबर होती है 1 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू द पावर 14। ठीक है, 14 एट रूम टेम्परेचर कहें आप या ऑर्डिनरी टेम्परेचर कहें, आपके पास बुक में मेंशन है 25 डिग्री सेल्सियस, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे और वैल्यू होती है 1 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर -14 एट 25 डिग्री सेल्सियस। यहाँ तक करने के बाद स्टूडेंट मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मैं इस Kw की वैल्यू जो कि कांस्टेंट है इसको पुट करूँ इक्वेशन नंबर 1 में, जो इक्वेशन नंबर 1 मैंने ऊपर बनाई है, अगर मैं उसको पुट करता हूँ इसमें तो आप लिखेंगे पुट इन 1। ठीक है, ये Kw की वो वैल्यू है जो 25 डिग्री यानी रूम टेम्परेचर पे होती है। जब मैं इस वैल्यू को 1 में पुट करूँगा स्टूडेंट तो मेरे पास आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर -14। ठीक है, गौर से समझना है स्टूडेंट आप लोगों ने। और यहाँ पे लिखा हुआ आएगा H पॉजिटिव इंटू OH नेगेटिव। ठीक है, अभी स्टूडेंट क्या करेंगे, मैं स्टेप बाय स्टेप करूँगा तो क्या आपको चीज़ समझ में आया। मैंने प्रूव ये करना है, जो मैंने आपसे पहले कहा, मैं प्रूव ये करना चाह रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर। आई वॉन्ट टू प्रूव pH प्लस POH बराबर होता है 14 के। मैं इस वक्त आपके सामने ये प्रूव करने जा रहा हूँ कि किसी भी सॉल्यूशन में pH और POH का जो सम होता है वो 14 के बराबर होता है। यहाँ तक मैं पहुँच चुका हूँ। जो वाटर डिसोसिएशन कांस्टेंट से मेरी इक्वेशन बनी थी उसमें मैंने Kw की वैल्यू पुट कर दी है स्टूडेंट्स। और अब मैं क्या करने वाला हूँ, आपको गौर से देखिएगा, बोथ साइड में लॉग अप्लाई करूँगा। वैसे तो नेगेटिव लॉग अप्लाई करते हैं, लेकिन मैं पहले इधर बोथ साइड लॉग अप्लाई करूँगा, फिर मैं बोथ साइड नेगेटिव अप्लाई करूँगा। तो अप्लाइंग लॉग ऑन बोथ साइड। ठीक है, आप चाहें तो ये मेरे 2 स्टेप आपने एक स्टेप पे कर सकते हैं, मैं इसे 2 स्टेप पे करूँगा तो कि आपको समझ में आए। अप्लाइंग लॉग ऑन बोथ साइड। जब मैं बोथ साइड पे लॉग अप्लाई करूँगा स्टूडेंट्स तो ये आ जाएगा यहाँ पर लॉग 1 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर -14 इज इक्वल टू लॉग H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। अभी स्टूडेंट आपने मैट्रिक क्लास के अंदर जो है वो 9 या मैट्रिक क्लास के अंदर जब आप मैथ्स का सिलेबस पढ़ते हैं तो उसमें लॉग की प्रॉपर्टी पढ़ी कि लॉग के आगे जब 2 चीज़ें मल्टीप्लाई होती हैं तो वो इंडिविजुअल लॉग में सम की फॉर्म में लिखा जाता है। यानी अगर आपको मैं वो आइडेंटिटी याद करवाऊँ तो आइडेंटिटी स्टूडेंट्स को यूँ थी कि log m मल्टीप्लाई बाय n, जब log के आगे 2 नंबर आपस मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, 2 चीज़ें आपस में, तो आप उसको इंडिविजुअल लॉग के साथ सम की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी log m प्लस log n। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है, आप चाहें तो अपना मेंशन भी कर लें कि मैं ये प्रॉपर्टी अपने पास यहाँ पे यूज़ करने जा रहा हूँ। मैं इसलिए लिखे थे कि आपको नज़र आ जाए और आप समझ जाएंगे मैं क्या प्रॉपर्टी यूज़ कर रहा हूँ। इसी तरह मेरे पास log mn, जिस तरह log या mn था इस तरह log h और OH लिखा है। तो इसको जो मैं खोलूँगा प्लस की फॉर्म में, सम की फॉर्म में प्रोडक्ट को, तो क्या बन जाएगा log H पॉजिटिव प्लस log OH नेगेटिव। तो यहाँ पे स्टूडेंट मैं इसको ओपन करूँगा आइडेंटिटी के थ्रू। ठीक है, आप चाहें तो इसको कैलकुलेटर सॉल्व भी कर सकते हैं अपने पास, लेकिन मैं यहाँ फिलहाल इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। 1 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर -14, यहाँ पे आ जाएगा log H पॉजिटिव प्लस log OH नेगेटिव। ठीक है स्टूडेंट, दोनों लॉग को मैंने मल्टीप्लाई में थे, मैंने प्लस में चेंज कर दिया। अब आपने क्या करना है स्टूडेंट, बहुत सुनिएगा इस बात को। अब आपने पूरी इक्वेशन को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना है। अगर आप राइट हैंड साइड को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड को भी करेंगे, ताकि आपकी इक्वेशन बैलेंस रहे। जिस तरह आपने लॉग को बोथ साइड पे अप्लाई किया, इसी तरह नेगेटिव साइन को बोथ साइड पे अप्लाई करेंगे। और क्यों करेंगे मैं आपको वजह बताऊंगा।
अप्लाई नेगेटिव ऑन बोथ साइड. अप्लाइंग नेगेटिव साइन ऑन बोथ साइड. बोथ साइड पे जब नेगेटिव साइन अप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स आप, तो नेगेटिव यहाँ पे आएगा माइनस लॉग 1 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -14. ठीक है. देन यहाँ गौर से देखना स्टूडेंट, माइनस यहाँ है तो यहाँ पर भी माइनस आएगा, ये पूरा माइनस से मल्टीप्लाई होगा, उसका मतलब ये भी माइनस बन जाएगा और ये भी माइनस बन जाएगा. ठीक है. यहाँ पे स्टूडेंट एक बात का आपने ख्याल रखना है, जो मैं कर रहा हूँ आप देखते जाइएगा. इसके साथ माइनस आएगा, मैंने लगाया माइनस लॉग ऑफ एच आई. ठीक है. माइनस यहाँ लगा, मैंने माइनस यहाँ लगा दिया. देन माइनस इसके साथ लगेगा. तो क्या अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको कोई परेशानी होगी. मैंने इसको ऐसे आपके सामने शो कर रहा हूँ कि ये लॉग था एक. ठीक है. इसके साथ माइनस आया, देन ये प्लस ही है, और अब मैं ओ एच के साइन के साथ भी नेगेटिव लाऊंगा, नेगेटिव लॉग ऑफ ओ एच आइन कंसनट्रेशन. तो जो मैंने यहाँ बोथ साइड नेगेटिव अप्लाई किया था आप देख सकते हैं वो सब पे अप्लाई हुआ है. वो इस लॉग पे भी नेगेटिव अप्लाई हुआ, इधर भी नेगेटिव अप्लाई किया गया और इधर भी नेगेटिव अप्लाई किया गया. बाहर मैंने प्लस इसलिए रखा है ताकि जब फॉर्मूला बंद होगा तो आपको नजर आए बीच में प्लस था. लास्ट स्टेप रह गया स्टूडेंट हमारा, बिल्कुल फाइनल स्टेप है. ठीक है. यहाँ तक आप पहुँच चुके थे. मैंने सिर्फ इस KW की वैल्यू अंदर पुट की है और बोथ साइड पर लॉग अप्लाई किया है. जब बोथ साइड पर लॉग अप्लाई किया तो इस वक्त लॉग के आगे दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं. मैं इस मल्टीप्लाई को सम की फॉर्म में कन्वर्ट करूँगा विद इंडिविजुअल लॉग्स. इसके साथ अलग लॉग आएगा, इसके साथ अलग लॉग आएगा. अब मैंने क्या किया, पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करवाया है. नेगेटिव इस लॉग के साथ भी आएगा, नेगेटिव इस लॉग के साथ भी आएगा और नेगेटिव इस लॉग के साथ भी आएगा, जबकि दोनों लॉग आपस में बीच में प्लस हो रहे हैं. अब स्टूडेंट थोड़ा सा रिवाइंड करें आज की क्लास को. स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि pH किसे कहते हैं, तो आपको पता चलेगा pH कहते हैं नेगेटिव लॉग ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आइन. इसका मतलब है ये pH की वैल्यू बन गई, pH दिस इज pH प्लस नेगेटिव लोगैरिथम ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आइन. ये आप देखें तो पूरा POH का फॉर्मूला है, ये पूरा pH का फॉर्मूला है. इसका मतलब स्टूडेंट ये हो गया, गौर से देखिएगा, इसका मतलब ये हो गया, ये मेरे पास आ गया pH प्लस POH. pH प्लस POH ये किसके बराबर है? आइए इसको देखते हैं. ये एक नंबर लिखा है. अगर आप माइनस लॉग ऑफ 10 रेज़ टू दी पावर -14 अपने कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, या इसको टेबल से निकालेंगे, तो स्टूडेंट आपका आंसर 14 आएगा. आप इसको निकाल के देख सकते हैं. और इस तरह यहाँ मैंने प्रूव किया कि किसी भी सॉल्यूशन के लिए pH और POH का जो सम होता है वो हमारे पास 14 होता है. ठीक है स्टूडेंट. स्टार्टिंग के लेक्चर में सबसे पहले हमने पढ़ा pH किसे कहते हैं और POH किसे कहते हैं. देन विद द हेल्प ऑफ सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर, ठीक है, वी हैव डिटरमाइंड दैट एनी सॉल्यूशन हैव द सम ऑफ pH एंड इट्स POH इज इक्वल टू 14. अब आपको यहाँ पर मैं एक स्केल बना के दिखाऊंगा स्टूडेंट्स. आज की क्लास का जो आखिरी टॉपिक रह गया है वो है pH स्केल, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे ये पॉसिबल है कि प्रूफ तो कर दिए हमने, और इसको जो है स्केल के थ्रू भी आपको बताऊंगा कैसे किसी सॉल्यूशन के अंदर pH और POH आपस में जब प्लस होता है तो आपका आंसर 14 के इक्वल आता है. अब pH स्केल की तरफ जाते हैं स्टूडेंट. आपके सामने मैंने pH और POH स्केल बना दिया है. ठीक है. आप किसी भी एक को समझ लें, दूसरा आपकी समझ में खुद ब खुद आ जाएगा. pH की वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है और 14 तक मूव करती है. ठीक है. पहली बात, अगर pH की वैल्यू 0 से स्टार्ट होकर 14 तक जा रही है तो POH की वैल्यू भी 0 से स्टार्ट होकर 14 तक आएगी. ठीक है. लेकिन आप हर पॉइंट पे देख सकते हैं कि जो हमने बात कही थी कि pH और POH का सम 14 होगा, वो हर पॉइंट पे फॉलो होगा. कैसे? अगर आप इस पॉइंट पे, फर्स्ट पॉइंट जो मैंने दिया आपको, इस पे आप देखें 0 + 14 इज इक्वल टू 14, 13 + 1 14 होगा, 12 + 2 14 होगा, इसी तरह 11 + 3 14, 10 + 4 14, 9 + 5 14, 8 + 6 14 एंड 7 + 7 14. इसी तरह जब तक आप इसकी pH और POH निकालेंगे, दोनों का सम एट अ पॉइंट आपके पास 14 आएगा. क्योंकि स्टूडेंट मैं पहले बता चुका हूँ किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जो pH और POH का सम होता है वो बराबर होता है 14 के. अब चलते हैं कि हमें क्या याद करना चाहिए, हमें pH याद करनी चाहिए या हमें POH याद करनी चाहिए. जो स्टूडेंट आपको इसके लिए ईजी लगे आप उसे याद कर लें. याद भी क्या करना है, आपने सिंपल ही देखना है कि 0 से लेके 14 तक का जो मिड पॉइंट है वो 7 है. ठीक है. 7 इज़ द मिड पॉइंट ऑफ pH स्केल. 7 अगर किसी की pH है तो उसकी POH भी 7 होगी. एंड इफ़ एनी सॉल्यूशन हैज़ pH 7 और POH 7, द सॉल्यूशन इज सेड टू बी न्यूट्रल.
जो सॉल्यूशन आपके पास होगा वो न्यूट्रल होगा। जैसे कि हम पानी अगर पी रहे हैं, बहुत ज़्यादा न्यूट्रल पानी पी रहे हैं जिसमें ना कोई एसिड है, ना कोई ना अल्कलाइन की तरफ है, ना एसिडिक की तरफ है, लिहाजा इसका मतलब हमारा जो पानी है वो न्यूट्रल पानी है, बिल्कुल प्योर पानी है। और प्योर वाटर की जो pH है हमारे पास वो इस वक्त 7 है और pH भी 7 है। लिहाजा जब भी किसी सॉल्यूशन की pH 7 आएगी तो डेफिनेटली उसकी pH भी 7 होगी, और 7 pH और pH पर हमारा जो सॉल्यूशन होता है वो न्यूट्रल होता है। अब यहाँ पे आपने देखना है स्टूडेंट, अगर pH की बात करूँ, मैं सिर्फ pH की बात करूँगा, अगर pH 7 से कम होती है, यानी 6543210, 7 से कम pH की बात कर रहा हूँ, मैं pH को नहीं पढ़ा रहा आपको, मैं सिर्फ pH पढ़ा रहा हूँ। 7 से अगर pH कम होती है इसका मतलब है आप एसिडिक रीजन में आ गए हैं, यानी जितने भी एसिड्स हैं, गौर से सुनिए बात स्टूडेंट, जितने भी एसिड्स हैं उनकी pH 0 से 6 तक फ्लक्चुएट करती है, ठीक है। 0 से 3 तक जो वैल्यूज़ होती हैं pH की वो हाईली एसिडिक एसिड होते हैं, जबकि ऑनवर्ड्स फ्रॉम दिस टू 6 जो आपके पास एसिड हैं वो स्लाइटली एसिडिक हैं, यानी उनकी एसिड की जो स्ट्रॉन्गनेस है, यानी कि जितने स्ट्रॉन्ग होंगे, जितने हाईली एसिडिक होंगे, वो एसिडिटी उनकी कम हो जाएगी। लेकिन अगर आपकी pH 7 से बहुत ज़्यादा कम है, यानी 0 pH है, तो बहुत ज़्यादा एसिडिक एसिड होगा आपका, स्ट्रॉन्गली एसिडिक होगा या हाईली एसिडिक होगा आप कह सकते हैं। pH 1 होगी तो थोड़ा सा कम होगा, लेकिन अभी भी हाईली एसिडिक में आएगा वो। जब तक उसकी pH 3 है तब तक वो हाई एसिड्स में आएगा, हाईली एसिडिक नेचर में आएगा, लेकिन जैसे ही 3 को क्रॉस करने लगेगी उसकी pH, तो यहाँ से लेके 6 तक आपकी जो pH होती है वो स्लाइटली एसिडिक होती है, वो ज़्यादा एसिडिक नहीं होती, ठीक है। इसी के साथ अगर आप 7 को क्रॉस करते हैं, यानी 7 से आपकी pH बढ़ जाती है, pH का जिक्र मैं नहीं कर रहा, सिर्फ pH का जिक्र कर रहा हूँ। अगर आपकी pH वैल्यू 7 से बढ़ जाती है इसका मतलब आप बेसिक रीजन में आ गए हैं, ठीक है, यानी अब आपके पास बेस है, आपके पास एसिड नहीं होगा, बेस पे काम कर रहे होगे आप। और अगर pH की वैल्यू 8 से लेके नॉनवर्ड्स ये इन बिटवीन 10 और 11 होगी तो आपके पास स्लाइटली बेसिक होगा, ज़्यादा बेसिक नहीं होगा, स्लाइटली बेसिक होगा। लेकिन अगर आपकी pH वैल्यू 11 से ऑनवर्ड्स 14 तक है तो आपका जो सॉल्यूशन है वो हाईली बेसिक है, ठीक है स्टूडेंट। तो आप इससे याद कर लें, pH के स्केल से याद कर लें, दूसरा आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा। अगर मैं कहता हूँ कि अगर 0 से 3 तक pH की वैल्यू है तो वो हाईली एसिडिक होगा, और 0 से 3 तक अगर pH की वैल्यू है तो pOH की वैल्यू इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगी, इसी के कॉरस्पॉन्डिंग जो POH की वैल्यू होगी वो 14 से 11 तक होगी। इसका मतलब ये हुआ कोई ऐसा सॉल्यूशन जिसकी pH 0 से 3 तक हो और POH इसके कॉरस्पॉन्डिंग 14 से 11 तक हो, वो सब के सब, ये पूरा रीजन, ये भी और ऊपर भी सब हाईली एसिडिक है, ये सब स्लाइटली एसिडिक है, ऊपर और नीचे दोनों तरफ, चाहे pH 7 हो या pOH 7 हो, आपका जो सॉल्यूशन है वो न्यूट्रल है। इसी के बाद अगर मैं 7 से बढ़ा दूं pH, या आप कहें 7 से कम कर दें POH, तो हमारे पास जो सॉल्यूशन आएगा वो स्लाइटली बेसिक होगा एंड देन हाईली बेसिक होगा। तो इस तरह स्टूडेंट हम अपने pH स्केल को डिवाइड करते हैं 4 हिस्सों में, ठीक है, और आप कह सकते हैं 5 हिस्सों में। बीच का हिस्सा जो न्यूट्रल होता है जिसमें 7 pH और 7 pOH होता है, ठीक है। अगर आप pH आपकी कम होगी तो आपका सॉल्यूशन हाईली एसिडिक होगा, और अगर आपकी pH वैल्यू बढ़ रही है 14 तक जा रही है, इसका मतलब आपका सॉल्यूशन अल्कलाइन बेस होगा, यानी बेसिक नेचर के अंदर होगा। ये हमारे पास स्टूडेंट टॉपिक यहाँ पर वाइंड अप हुआ है pH और pOH स्केल का। आज की क्लास में हमने तमाम तर pH और pOH के थ्योरेटिकल टॉपिक्स को कंप्लीट किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इसके न्यूमेरिकल्स भी करेंगे आपके साथ शेयर, और उसको यहाँ पे हम बाकायदा सॉल्व भी करेंगे, इसके बाद इसकी एक्सरसाइज भी करेंगे। इजाज़त है मुझे स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।